पंचायत पर दिग्गी का चुनावी पंच, आरक्षण के बहाने बीजेपी पर तंज, एसडीएम को धारा 40 का अधिकार देने पर पछतावा, बीजेपी बोली झूठा है दिग्गी का दावा। एमपी में पंचायत चुनाव का मामला पहले कानूनी पेच में फंसा रहा, लेकिन जब चुनाव का रास्ता साफ हुआ तो दिग्विजय सिंह फिर नियम और कानून का हवाला दे रहे हैं। उन्हें तो अपने कार्यकाल में एसडीएम को धारा 40 के अधिकार देने का पछतावा भी है। वो बीजेपी पर ट्रिपल टेस्ट के जरिए आरक्षण खत्म करने का आरोप भी लगा रहे हैं। गौर करें तो दिग्विजय सिंह का ये चुनावी अंदाज 2018 जैसा ही है, बस अलग है तो मुद्दे, लेकिन बयानों की धार वही है। मेरे कार्यकाल में एक कमी जरूर रही, हमने एसडीएम को धारा 40 का अधिकार देकर बहुत बड़ी गलती की। उसमें चुने हुए प्रतिनिधियों का ही हमको ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए या वकीलों का ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए, निष्पक्षता से काम करे, क्योंकि जिसने एसडीएम साहब की बात नहीं मानी उसको धारा 40 का नोटिस ठोका और जाके अपील करो। ये ट्रिपल टेस्ट जो मामला है, ये केवल आरक्षण समाप्त करने का दरवाजा खोलने का ट्रिपल टेस्ट है। वही ट्रिपल टेस्ट जो पिछड़ा वर्ग में हो गया, अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में फिर से जीत गई तो आप मान के चलो अनुसूचित जाति जनजाति में भी ट्रिपल टेस्ट आ जाएगा। ये आप मान के चलिए कि आपको कोई बोलने बताने आएगा कि ये करिए। यही कांग्रेस में कमी है। भारतीय जनता पार्टी का जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको कोई बोलने नहीं चाहता है कि तुम जाओ वहां जाओ, यहां घूमो, ये घूमो, पर कांग्रेस में इंतजार करते हैं कोई आए हमें बोले तभी हम जाएंगे। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से केवल नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव की प्रणाली को लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बरकरार है। निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, ये अभी तय नहीं है। इधर कांग्रेस की भी उलझनें कम नहीं हो रही। हालांकि आरक्षण खत्म करने की कोशिश के आरोप पर बीजेपी दिग्विजय को भी घेर रही है। वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई देरी को लेकर भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी ने तो दिग्विजय सिंह के पछतावे पर भी चुटकी ली है। चुनाव किस पद्धति से होंगे अभी ये तय नहीं हुआ है, इसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता विचार करेंगे। जीत तो हम लोगों की निश्चित है, कांग्रेस तो कहीं मुकाबले में ही नहीं है, तो सभी जगह वन साइडेड जीत होगी। अब तकलीफ दिग्विजय सिंह जी को इस बात की हो रही है कि हमारे दल का और हमारे कमलनाथ जी का और हमारे विवेक तनखा जी का और उनका खुद के कारण से जो धराया जो एक माहौल खड़ा हो गया था और उसके कारण से ओबीसी वर्ग में जिस प्रकार से नुकसान उठाया इस त्रिस्तरीय पंचायती राज में, अब अनुसूचित जाति जनजाति को दिग्भ्रमित करने का काम दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही ये पंचायत और निकाय चुनाव हो, लेकिन प्रदेश में माहौल आम चुनाव जैसा ही है। बीजेपी और कांग्रेस मुद्दों को सेट कर अपने अपने मोर्चों को मजबूत कर मैदान में उतरने को तैयार है। कुल मिलाकर तमाम उलझनों के बीच दोनों ही पार्टी का फोकस चुनावी तैयारियों पर ही है। लेकिन इस असमंजस के बीच चुनावी जंग कैसी होगी, इस पर सबकी नजर है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सियासत का सरपंच कौन। निश्चित तौर पर सियासत का सरपंच वही होगा जो चुनाव में जनता के मन भाया होगा और जिसको जनता ये मानती होगी कि ये उनकी नुमाइंदगी करने वाला एकदम परफेक्ट व्यक्ति है, एकदम उचित व्यक्ति है, वही निश्चित तौर पर सरपंच होगा। लेकिन उसके साथ ही मायने रखती है राजनीतिक दल की, संबंधित राजनीतिक दल की रणनीति, उसका अप्रोच और सही उम्मीदवार को मैदान में उतारने का उसका फैसला। और यही वजह है कि अब हमें मध्य प्रदेश में दो ही राजनीतिक दल हैं और उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों। कांग्रेस कुछ अधिक मुखर है, वो कैमरों के सामने भी सच बोलने से पीछे नहीं हटती है। बीजेपी में मैं ये नहीं कहूँगा कि सच नहीं बोला जाता है, लेकिन सच का प्रगटीकरण पार्टी की अंदरूनी बैठकों में ही अनुशासित भाव से रखने की मान्य परंपरा है। इसीलिए दिग्विजय सिंह जी ये कह जाते हैं कि मेरे शासनकाल में ये कमज़ोरी रही कि हमने धारा 40 का अधिकार एसडीएम को दे दिया, जिसके तहत निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को नोटिस देने का अधिकार मिल गया, जिसके शायद कथित दुरुपयोग की तरफ भी वो इशारा करके अफसोस जता रहे थे।
और कमलनाथ जी ने भी बड़ी बेबाकी से कहा कि उनके यहाँ ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता को बताने की ज़रूरत नहीं है क्या करना पड़ता है, यानी भाजपा में। और कांग्रेस में तो जब तक बताओ नहीं, भैया निकलो, उते पहुँचो, बैठो मतदान केंद्र में दिन भर भूखे प्यासी बैठो, तब कोनो चिंता नहीं करो। लेकिन नहीं, वहाँ तो बताना पड़ेगा, भाई साहब चलिए, पहुँचिए, भाई साहब डीजल का करा देते और जी 140 जाना है 140 आना, भाई साहब कठिन हो जाएगा भाई साहब, वैसे ही अपन सत्ता में 15 महीने ही रहे भैया जी, ये कह देते हैं। उसी तरफ इशारा था। ये तो मतलब मैं कह रहा हूँ, ये किसी ने नहीं कहा है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती निश्चित तौर पर है, लेकिन ये अच्छी बात है कि राजनीतिक दल अब अपने गिरेबान में झांक रहे हैं, अपनी कमज़ोरियों को भी भांप रहे हैं और तैयार भी हैं इस बात के लिए कि अपनी कमज़ोरियों को दूर करके मैदान जंग में पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह का रण होगा। पहले सेमीफाइनल तो हमने कह ही दिया है, जैसा मीडिया की आदत है कि मुख्य चुनाव के पहले जितने भी चुनाव हैं वो सारे सेमीफाइनल हैं। तो सेमीफाइनल क्या कहेगा, जवाब मिलेगा नगरीय निकाय और ग्राम सरकारों के चुनाव से। ऐसे ही बोलते हैं ना सर हम लोग, टाई वाई लगा के खूब जोर जोर से चीखते हैं, तभी तो आप हमारी तरफ देखते हैं, सुनो सुनो सुनो। चलिए, ये तो हो गया अवांछित ज्ञान, क्षमा कीजिएगा जिसके लिए। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत करता हूं। अजीत सिंह भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, काफ़ी दिनों बाद उनके साथ जुड़ने का मौका मिला है, उनको प्रणाम है। और डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं, ग्वालियर से हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो रोशनी डालिए कि अब अपने आत्मनिरीक्षण की मुद्रा में भी राजनीतिक दल हैं, देख रहे हैं कहाँ क्या कमज़ोरी है, क्या चीज़ें और बेहतर की जानी चाहिए, क्या चीज़ें बेहतर नहीं हैं। क्या कहेंगे, किस तरह देख रहे हैं आप दोनों ही राजनीतिक दलों की तैयारियों को? जी शरद जी, देखिए आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले तो अगर दिग्विजय सिंह जी की आज सेक्शन 40 पंचायत एक्ट या ग्राम स्वराज एक्ट की 1994 की बात करते हैं तो इसमें बहुत कुछ छुपा है। देखिए जो पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे पंच हो, सरपंच हो, इन सबको रिमूव करने का अधिकार 1994 में ही जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी उस समय एसडीएम को दे दिए गए थे। तो उसके कारण क्या होता था कि एसडीएम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन पर अंकुश बना के रखते थे या फिर उनको अपने मन माफिक काम भी करवाते थे, ये भी एक कारण था। लेकिन इससे उन्होंने एक इशारा किया है कि जो पंचायत के पोल्स होने वाले हैं उन पंचायत पोल्स में कांग्रेस अगर आई तो सेक्शन 44 को रिमूव कर देगी, यानी कि आप निरंकुश शासक हो जाएंगे। क्योंकि ये चीज पक्की है कि पंचायती राज को मजबूत अगर मध्य प्रदेश में किया है तो इसका श्रेय कानून बनाकर दिग्विजय सिंह जी को जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने पंचायत में अब कांग्रेस की वापसी या कांग्रेस की दमदार रिटर्न को कहीं ना कहीं लाने के लिए उन्होंने उन प्रतिनिधियों की तरफ इशारा किया है कि आप कांग्रेस की तरफ आइए जो विनेबल कैंडिडेट है, जिससे कि हम आपको राइट्स देंगे, आपको एसडीएम नहीं हटा पाएगा। दूसरी चीज उन्होंने ट्रिपल टेस्ट की बात कही, इसके ऊपर एनालाइज करते हैं कि ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से उन्हें ओबीसी पर तो निशाना नहीं किया, लेकिन उन्हें एससी और एसटी वोटर्स को फिर साधने का काम कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि अगर ये ट्रिपल टेस्ट इस पर चल गया ओबीसी पे तो अपकमिंग टाइम में उस पर भी चल सकता है। तो इसलिए उन वर्गों के वोटर्स को बू करने का एक बड़ा स्टाइल उन्होंने आज ये दिया है। देखिए अब आज की स्थिति जो है, ओबीसी रिजर्वेशन एक बड़ी इस समय समस्या कहें या डिबेटेबल इशू कहें, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की आज भी चिंता है। हालांकि कांग्रेस ये कहती है कि हमने 2019 में 27% आरक्षण देकर इस वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा दिया, लेकिन आज भाजपा भी बड़ी जीत की ओर है क्योंकि देश का पहला राज्य बना है जिसमें ट्रिपल टेस्ट को कंप्लीशन करके, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आपने जो रिपोर्ट सौंपी है उस पर हम पूर्णतः सहमत हैं, अगर कोई चैलेंज करेगा तो उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी जीत है जिसमें कहीं ना कहीं ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से ओबीसी का रास्ता साफ हुआ जी। है। और ये भी डॉक्टर साहब यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि ट्रिपल टेस्ट आगे जाकर एक बड़ी नज़ीर भी बन सकता है अगर इसके आधार पर फैसले होते हैं और इसके आधार पर ओबीसी का आरक्षण का दायरा बढ़ता है तो निश्चित तौर पर, जैसा हमने पहले भी कहा, कि मध्य प्रदेश उन राज्यों के लिए भी एक नज़ीर बनेगा, एक एग्जाम्पल बनेगा।
तो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट जिसके लिए 1 साल का समय है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डिसीजन है। हालांकि राजनीतिक इसके मायने भी लगाए जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी जिस तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन ये सब राजनीति के तौर तरीके हैं, बहुत सोच समझकर सुनकर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए मैं पहले एक टिप्पणी अजीत सिंह भदौरिया जी की भी सुन लेता हूँ, फिर आऊँगा मुकम्मल जवाब के लिए डॉक्टर साहब केशवानी साहब की तरफ। जी अजीत जी बताइए, आप किस तरह देखते हैं? आपकी पार्टी अब अपने आत्मनिरीक्षण के मोड पर भी जुड़ गई है। जी भदौरिया साहब। जी जी देखिए आदरणीय शरद जी, देखेंगे आपकी कांग्रेस पार्टी, चाहे राजीव गांधी जी हों, महात्मा गांधी जी, इंदिरा जी, इन सब की विचारधारा एक रही है कि सत्ता का जो केंद्रीकरण था उसका विकेंद्रीकरण करा राहुल जी का नाम नहीं लिया आपने। उसी लिए आदरणीय राजीव गांधी जी के सपने को पूरा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने किया, आप देखेंगे। और कमलनाथ जी ने जो अल्प समय के लिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने ओबीसी को उनकी जनसंख्या के आधार पर 27% आरक्षण देने का काम किया, परंतु दुर्भाग्य ये सरकार गिरा दी गई और जो नई सरकार आई शिवराज सिंह जी की, उसने 10 मई को ट्रिपल टेस्ट की पूरी रिपोर्ट ही विस्तृत रिपोर्ट नहीं रखी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि बिना आरक्षण के चुनाव कराएं। और आज आप अगर देखेंगे आदरणीय शरद जी, मैं कुछ आंकड़े आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी रूप से प्रसन्न है। जो उनका हिडन एजेंडा है, जिसको मोहन भागवत जी ने एक समय बिहार चुनाव के समय कह दिया था, उनसे प्रकट हो गया था, वो हिडन एजेंडा आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग खुशियां मना रहे हैं आदरणीय शरद जी। आप देखेंगे कि आप देखिएगा, मैं कुछ आंकड़े आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं कि मध्य प्रदेश में पहले जनपद अध्यक्ष के 56 पद राजनीतिक बयानबाजी है भदौरिया साहब। अब ये जारी रहेगी, ये जारी होने के बाद 36। आज के हमारे विषय पे लौटें कि क्या धारा 40 समाप्त करने की जिसका इशारा डॉक्टर सत्यप्रकाश जी ने किया, क्या ये आप अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे क्या पंचायत चुनाव के, कि हम अगर 2023 में सब अनुकूलता रहती है और हमें फिर मौका मिलता है तो हम हटा देंगे धारा 40 को? क्या किस तरह से, क्योंकि ये खींचने की कोशिश तो आप कर रहे हैं पंचायत प्रतिनिधियों को। जी भदौरिया साहब। जी जी देखिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आदरणीय कमलनाथ जी के अल्प शासन काल में आप दिग्विजय सिंह जी का पूरा स्टेटमेंट देखेंगे, वहाँ तत्कालीन पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल जी भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि हमने धारा 40 को हटाने के लिए कानून ला रहे थे, परंतु उस समय सरकार गिर गई थी और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको आगे लागू नहीं किया। ये तो निश्चित रूप से तय है आदरणीय शरद जी कि धारा 40 का प्रशासनिक अधिकारी और दुरुपयोग करते हैं, और ये मादा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जैसे राजनेता में ही हो सकता है कि जो आज 19 साल बाद भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, मैंने ये धारा 40 के अधिकार गलत रूप से दिए हैं, जिसका दुरुपयोग प्रशासनिक अधिकारी लगातार कर रहे हैं। हमें एक कमेटी बना के उस पर निर्णय लेना चाहिए था। मैं देखता हूं, मैं ग्रामीण परिवेश में कई बार देखता हूं कि सरपंचों को राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए हटा दिया जाता है। दूसरी सरकार आ जाती है, दूसरी पार्टी के समर्थक लोग रहते हैं, एसडीएम पे दबाव बनवा के एक नोटिस देके उसको पद से पृथक कर दिया जाता है, फिर वो कोर्ट के चक्कर लगाता रहता है सरपंच। चलिए तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस तरीके का जो अराजकता अंग्रेजी का धारा है जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको हटाने का काम करेगी। जी हाँ, लेकिन आप राजनीतिक स्वार्थ क्यों कह रहे हैं? राजनीति के पवित्र भाव की पूर्ति के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को दंडित किया जाता है, ऐसा कहना ज़्यादा उचित होगा मुझे लगता है, क्योंकि जो भी है वो राजनीति के स्वार्थ कहाँ हैं। राजनीति का पवित्र भाव है अपनी पार्टी के लिए करना है। और आपकी बात से मैं एक चीज़ और समझ पाया कि दिग्विजय सिंह जी बेहिचक अब मुख्य धारा की राजनीति में हैं, क्योंकि जिस तरह से अब वो मीटिंग और बैठकों में शामिल हो रहे हैं, महत्वपूर्ण वक्तव्य दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर चुनाव के 14-15 महीने पहले वो कांग्रेस की मुख्य धारा की राजनीति का उसी तरह हिस्सा होते हुए प्रतीत हो रहे हैं जैसा वो 2018 में रहे थे। और कांग्रेस के लिए ये मुस्कुराने की वजह तो हो ही सकती है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, क्या कहेंगे आप? देखिए शरद जी, जैसे कि आज जिस विषय पे डिबेट है कि दिग्विजय सिंह जी अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई कि मैंने धारा 40 नहीं हटाई। दिग्विजय सिंह जी, गलतियों का तो भंडार हैं आप। आपको गलती तो तब भी हो गई थी जब राम मंदिर का समय निकला था और उस पर अगर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वो आपने लगाया।
दिग्विजय सिंह जी, गलती तो तब भी आपसे हुई थी जब आतंकवादियों को आप जी कह के संबोधित करते हैं। और दिग्विजय सिंह जी, गलती तो तब भी आपसे हुई जब हाफिज़ सईद को आप हाफिज़ साहब कह के संबोधित करते हैं, जाकिर नाइक को शांति का दूत बताते हैं। गलती तब भी आपसे हुई थी। और दिग्विजय सिंह जी, गलती तब भी आपसे हुई थी जब आप एक ही विशेष वर्ग का सिर्फ पक्ष लेके बात करते हैं और साथ ही साथ टुकड़ा गैंग के समर्थन में आप खड़े हो जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी, गलती तो तब भी आपसे हुई जब आपने खरगोन के मामले में एक किसी दूसरे प्रदेश का मस्जिद पे झंडा लगाते हुए आपने ट्वीट कर दिया। और गलती तब भी आपसे हुई दिग्विजय सिंह जी जब रावलपिंडी के ब्रिज को आपने मध्य प्रदेश का ब्रिज बता के किया। आप तो गलतियों का खुद भंडार हैं दिग्विजय सिंह जी, किस किस गलती के लिए क्षमा मांगेंगे। आपने तो मध्य प्रदेश को बंटाधार युग दिखाने का काम किया है दिग्विजय सिंह जी। और निश्चित ही आज आपको कमलनाथ जी से सीख लेनी चाहिए, जो कमलनाथ जी अपनी पार्टी के कार्यक्रम में बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से आपको कांग्रेस के सभी नेताओं को सबक लेना चाहिए, कार्यकर्ताओं को सबक लेना चाहिए कि कैसे कैसे चुनाव लड़े जाते हैं। और रही बात ओबीसी की, तो पूरा प्रदेश जानता है। आज हमारे अजित सिंह भदौरिया जी सिर्फ राजनीति करते हुए दिख रहे हैं। शरद जी हिडन एजेंडे की बात कर रहे हैं। ये अगर हिडन एजेंडा होता तो मुख्यमंत्री जी विधानसभा में संकल्प नहीं लेते, और अगर हिडन एजेंडा होता तो वो अपनी विदेश यात्रा पे निकल जाते। पर उनको कोई हिडन एजेंडे में नहीं, उन्होंने जो संकल्प लिया था उस संकल्प को लेकर वो दिल्ली गए, मॉडिफिकेशन एक्ट लेके आए और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। ये हिडन एजेंडा, ये सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए बातें अच्छी लग सकती हैं अजीत जी, पर जनता इस चीज को समझती है कि ओबीसी के लिए अगर किसी ने चुनाव लटकाने भटकाने का जो प्रयास किया वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, जिसने चुनाव को रोकने के लिए अपने नेता सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए। ये बता दें अजीत जी, विवेक तनखा जी कौन है, सैयद जाफर जी कौन है, जया ठाकुर जी कौन है, और आप बता रहे हैं 15 महीने में कानून ला रहे थे। आप तो 4000 शरद जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। मैंने गंभीरता से उनको सुना है, मैंने गंभीरता से उनको सुना है। और ये कौन सा कानून लेके आ रहे थे, ये आप कानून ला रहे थे। आप तो 4000 रुपए युवाओं को भी दे रहे थे, 2 लाख का कर्जा भी माफ कर रहे थे, आप 51,000 भी दे रहे थे, पर किया कुछ नहीं आपने। अल्प समय में भी कुछ नहीं, 15 महीने बहुत बड़ा समय होता है जिसको आप यहाँ पे अल्प समय कहने की बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते तो उन 15 महीने में जनता के हित के काम अनुभवी कमलनाथ जी कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किए। आपकी जो नीति है और जो नीयत है वो और जो नेता है उसको प्रदेश भली भांति जानता है। अगर ओबीसी वर्ग का कोई हितैषी है तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। हमने ओबीसी के 3 मुख्यमंत्री दिए, आपका तो एक ओबीसी नेता है, वही ये कहते हुए पाया जा रहा है कि बुआई मैं करता हूं, कटाई कोई और करता है। तो इसलिए आप चैनलों पे ज्ञान बांटने का काम न करते हुए यथा जो बात है वो करिए। समय पूरा था 15 महीने में, क्यों नहीं आप कुछ कर पाए जनहित के कार्य? सिर्फ आप लूटने में लगे रहे। ये आपके मंत्री कहते थे, हम तो कहते ही थे, हम आरोप लगाते थे, आप सिर्फ लूटने में लगे रहे, और यही कारण है आज विपक्ष में बैठे हैं। ओबीसी को 27% आरक्षण कमलनाथ जी की सरकार। अरे ये सिर्फ शिगुफा छोड़ा था कमलनाथ जी ने, सिर्फ लोकसभा चुनाव में ये कैसे 29 सीटें जीती जाए। मैं फिर डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी की तरफ चलूंगा। पद कम हो गए। डॉक्टर साहब, पंचायत चुनाव में ये मसला जेरे बहस तो होगा ही। अब दोनों ही दल दावे करेंगे कि बढ़ चढ़कर की उन्होंने आरक्षण के लिए क्या महत्वपूर्ण पहल की, लेकिन पब्लिक भी बड़ी बारीक निगाह रखती है साहब, वो भी मीडिया के ज़रिए भी समझती है और उसके अपने भी समझने के सूत्र होते हैं। और यही वजह है कि चुनाव के नतीजे बड़े दिलचस्प भी होते हैं। कई बार हमने देखा है कि बहुत अपेक्षा के साथ चुनाव में उतरने वाला कोई दल या कोई प्रत्याशी जब गच्चा खा जाता है तो वो ये ज़रूर समझता है कि पब्लिक है, सब जानती है। मुझे ये ज़रा समझाइए आप कि इन चुनाव में कांग्रेस जिस तरह से अब करेक्शन के भी मोड पर है कि कुछ हम ऐसे मुद्दे भी ले जाएं, ऐसी बातें भी ले जाएं जिसका जिक्र दिग्विजय सिंह जी ने किया है। फिर दूसरा, आरक्षण को लेकर जो एक ट्विस्ट वाला एंगल है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उससे को भी बहुत ताकत से उठाकर उससे भी परहेज नहीं करेगी, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल वेपन है। ये जितना कांग्रेस के पास है उतना ही बीजेपी के पास भी खुला है, और इसमें सबसे बड़ी आसानी ये रहती है कि आपको सिर्फ आरोप भर लगाना है, बाकी आप जनता के विवेक पे छोड़ते हैं कि वो जाने भैया।
हमने तो एक आरोप लगा दिया, तथ्य वथ्य हमारे पास है नहीं। आप बताइए किस तरह से आगे चुनाव में मुद्दे मसले उछलेंगे, लड़ेंगे आपस में, बयानबाजी अभी से तीखी होने लगी है। जी शरद जी, पहले तो ये बताएं, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही मेरा है। audio बीच में दोनों की disconnect- आवाज़ जब तेज हो गई थी राजनीतिक मित्रों की, तो आपकी आवाज़, तब आप चुप ही थे शायद, मैं भी चुप था। जी जी देखिए शरद जी, आपने जिस तरह से इस डिबेट को मूव किया है, ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो अपकमिंग इलेक्शंस, चाहे लोकल बॉडीज के हों या पंचायत के हों, ये दोनों ही कहीं ना कहीं टारगेट 2023 के असेंबली इलेक्शंस को करते ही हुए किए जाएंगे। और इसमें मुख्य जो फोकस रहेगा वो कहीं ना कहीं SC, ST और OBC वोटर्स को दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तरफ बू करने को पूरा प्रयास करेंगी, जिससे यहाँ इनको फोकस टारगेट करते हुए 2023 में उसका बेनिफिट लिया जाए। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अभी जो मैंने डिबेट सुना OBC के जो रिजर्वेशन या SC, ST पे, देखिए जो मॉडिफिकेशन ऑर्डर आया है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण ऑर्डर होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर को मॉडिफाइड करे एज पर दी फाइलिंग जी एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन। ये बड़ी चीज है, ये कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी जीत है। इसमें आप देखिए कि जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन था OBC, SC या ST के लिए, वो कहीं ना कहीं वेरिएट होगा। SC के लिए होगा, ST के लिए होगा, OBC के लिए होगा। ये नहीं कह सकते आप कि 14% होगा, 27% होगा। इट मे वेरिएट टू 35% तक हो सकता है OBC का, लेकिन इससे एक पक्का फायदा कि 50% अधिक निकलेगा तो SC, ST का डिक्रीज होगा अगर उनकी पर्टिकुलर बॉडी में, जिस निकाय में पॉपुलेशन कम है। तो इस आधार पर ये नहीं कहा जा सर, ये परफेक्ट फार्मूला है कि कहीं ना कहीं 50% को भी क्रॉस नहीं करे, जहां जिसको जितनी जरूरत है उसको वो मिल जाए। ये मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा होमवर्क है, इसको आपको देखो कहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर विदाउट OBC इलेक्शन होते तो आप कांग्रेस क्या चेहरा दिखाती सबके सामने और वो रूलिंग पार्टी क्या दिखाती। तो ये जो चुनाव है, ये कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह, एक देखिए आप बहुत स्ट्रेटजिस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने ये जो दोनों बयान दिए हैं, ये कहीं ना कहीं इन्हीं चुनाव को टारगेट करते हुए इन्हीं तीनों वर्गों को आकर्षित करने का एक बड़ा तरीका है। तो जो भाजपा का इसमें फायदा क्या होगा कि भाजपा ने एक बड़ी जीत की ओर है। भले ही उसको देखो हर कोई किसी भी निर्णय से पूरी पब्लिक कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, कि राम राज्य में भी नहीं हो पाई है, तो शिवराज के राज्य में कहां से होगी। तो आप ये मान के चलिए कि कुछ लोग इससे नाराज होंगे, क्योंकि जिनकी पॉपुलेशन कम है। मेरे पास 2 मिनट है, मैं तुरंत, आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए, फिर मैं 1-1 मिनट दोनों राजनीतिक मित्रों की तरफ आना चाहूंगा। जी 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 तो ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक रास्ता निकला है जो कहीं ना कहीं OBC को जो रिजर्वेशन उसको स्थायित्व देगा जल्दी और से। इस स्थायित्व से मैं भी भाजपा को एक बड़ी लीड मिलने की संभावना है। चलिए, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि लीड किसको मिलती है, लेकिन जो सर्कुलर इसमें पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का है, वो यही कहता है कि जहां SC, ST का आरक्षण बहुत कम है या शून्यवत है, वहां OBC को आप 35% तक दे सकते हैं। लेकिन इसी के उलट जहां SC, ST का आरक्षण निर्धारित सीमा से अधिक है, 36% से अधिक है, वहां पर आपको OBC का आरक्षण कम करना पड़ेगा या शून्यवत भी करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ ये चीज़ें हैं, और आगे जाकर जब आप ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और कोर्ट उस पर जो नज़रिया रखकर सामने आएगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसीलिए कांग्रेस उसको भी राजनीतिक निशाना बना रही है। वो इसको इस तरह से इंटरप्रिटेट कर रही है कि इससे हो सकता है कि OBC आरक्षण कुछ कम भी हो जाए, या बाकी आरक्षण का जो रेशियो है SC, ST का, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन की तरफ बढ़ा जाए। तो अब इसके आगे बड़े राजनीतिक मायने निकालने की कोशिश और एक दूसरे को घेरने की कोशिश भी हो रही है। भदौरिया साहब, इन सब में उलझकर कई बार, मैं नहीं कहता कि राजनीतिक मुद्दों से फायदे नहीं होते, लेकिन असली ताकत तो होती है सर बूथ की ताकत, जिसका कमलनाथ जी ने भी जिक्र किया। बूथ वो मोर्चा है जहां से कैसे सिकंदर की तरह हारी बाजी को जीता जाता है। इस तरह से आपको वहां अपनी मजबूती से इस बाजी को पलटने का हुनर मालूम पड़ता है। आपकी भी असली ताकत आपको अपने नेताओं की एकजुटता तो हम देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं की एकजुटता पर एक छोटा कमेंट 30 सेकंड में चाहूँगा आपका मैं। जी भदौरिया साहब। जी जी देखिए आदरणीय शरद जी,
आपने कुछ समय पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया, सारे कांग्रेस के नेता अलग हैं, परंतु एक छतरी के नीचे आके स्वीकार किया कि कमलनाथ जी 2023 में मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से ही, उनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा। जहां तक कार्यकर्ता की बात है, ये पूरा संदेश नीचे तक है। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है। जो विकास की डोर 2018 में दी थी मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी के हाथ में, और जो विधायक खरीद के तोड़ दी गई, उसको पुनः देना है 2023 में। इसके लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संकल्प है। दूसरी बात, मैं आपके एजेंडे की तरफ आऊंगा। आदरणीय शरद जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः इत्तेफाक रखता हूं। जब तक सरकार ईमानदारी से ट्रिपल टेस्ट तीनों वर्गों के लिए, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, एससी हो, एसटी, उनके लिए उन पर ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट लगा के ईमानदारी के साथ कोर्ट में रखेगी, उसके बाद आरक्षण की स्थिति क्लियर होगी। और आज निश्चित रूप से मैं दुर्गेश जी की बात को उससे सहमत हूं कि शिवराज सिंह जी 18 साल से एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री चलिए, मैं अब ज्यादा वक्त नहीं, दुर्गेश जी का बहुत बड़े खिलाड़ी हो गए। बिना शराब की दुकान कागज में बढ़ाए हुए आदरणीय शरद जी, उन्होंने मध्य प्रदेश के हर गली में, हर शहर में, हर कोने पे जनता पार्टी माननीय वीडी शर्मा जी आरक्षण 65,000 बूथों तक जो जिस चीज को आपने कहा, आपकी पारी होगी, सुन लीजिए, ये लड़ाई बूथ पे लड़नी है, तो हम लोग बूथ पे 65,000 बूथों पे हुआ है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हम बूथ तक हुआ है। और हम बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हैं। माननीय मोदी जी की जो जन कल्याण की नीतियां हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। प्रदेश की जन कल्याण की योजना है, केंद्र की जन कल्याण की योजना है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित रूप से आप देखेंगे, चाहे कोरोना काल 1 हो, कोरोना काल 2 हो, जैसा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने अब प्रत्येक कार्यकर्ताओं को आह्वान किया था जनता की सेवा करने के लिए, उनकी दुख में, उनके तकलीफ में, उनके दर्द में खड़े रहने के लिए, तो हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के साथ है। और चुनाव कब भी हो जाए, हम निश्चित रूप से तैयार हैं, कमर कस के तैयार हैं। जो संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की है, निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता उस अपेक्षा पे खरा उतरेगा। तो चुनाव की तैयारी दोनों तरफ से साहब बड़ी मजबूत है। कोई भी इस बार कच्ची गोलियों के साथ मैदान में नहीं उतर रहा है, और यही वजह है कि चुनाव को गंभीरता से लेने का ही एक कारण हमने देखा था कि 2018 का चुनाव भी बेहद दिलचस्प था, और नेल बाइटिंग फिनिश में कांग्रेस सरकार बनाने में चंद सीटों की मदद से कामयाब हुई थी, जबकि बीजेपी का दावा था कि वोट प्रतिशत उसका अधिक है। इस बार के चुनाव में भी दोनों ही दल बड़ी मजबूती से उतर रहे हैं, और उसके पहले ये जो सत्ता का सेमीफाइनल है, ये जो चुनाव होने वाले हैं नगरीय निकाय और पंचायत के, ये ज़रूर दोनों पार्टियों के लिए मनोबल की दृष्टि से बहुत मजबूत हैं। लेकिन जीतेगा वही जो चुनाव को न सिर्फ गंभीरता से लेगा, जनता की चिंता करेगा, मुद्दों को ठीक से उछालेगा, और प्रचार की वैतरणी को इस तरह से मजबूती से तैयार करेगा कि चुनाव की नैया हिचकोले कितने भी खा जाए, लेकिन पार अवश्य लगेगी। अब देखते हैं ये विजेता कौन होता है। बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी, शुक्रिया भदौरिया साहब, और शुक्रिया डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, किसका चिंतन, किसकी चिंता। नमस्कार।